है कि आयुष मंत्रालय एक नया मंत्रालय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोच समझकर जो हमारी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हिंदुस्तान की सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया। 4 साल बीत गए हैं। 4 साल में मैं कह सकता हूं जिस तरह से हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की, सबसे पहले हम कामयाब हुए कि आयुष जो हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आज पूरे देश उसको जानता है। स्वतंत्र होकर 70 साल हो गए। इसके पहले आप जानते हैं कि ये सिस्टम हजारों सालों से चलती आ रही थी, लेकिन हम पारतंत्र होने के नाते अपना पेट ही हमारे ऊपर थोपने का जो काम किया, और हमने भी हमारे देश ने भी कैसा हमारा सिस्टम आगे क्यों नहीं बढ़ा ये पता नहीं। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी जो अपना जो बेस्ट था वो उसको उठाने की कोशिश होनी चाहिए थी। लेकिन इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने सोच समझकर हमारी सिस्टम जो है हजारों सालों से वो टेस्टेड है, और सभी जो रोग है उसको क्योर करने की ताकत उसमें है, और वो जानबूझ के दब के रह गई है। लेकिन इन 4 सालों में हमने पूरी जो हमारी आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो जो पैथी आते हैं, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो, ये सब पूरे देश में नहीं बल्कि योग जैसी हमारी जो प्रक्रिया है वो पूरे वर्ल्ड में, आप तो जानते हैं। इस साल में हमने 4था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया मना रही है। ये हमारी कामयाबी है। इस 4 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च इसके ऊपर जोर दिया है। फिर हम कहते हैं कि ये सब अच्छा है, लेकिन जब तक लोगों का विश्वास नहीं जमेगा, बढ़ेगा, तो फिर एक दोबारा उसको रिसर्च के ऊपर से घस के लोगों के सामने लाना है। हम तो लेंगे, लेकिन यदि हमें आउट ऑफ इंडिया जाना, बाहर जाना है, तो ये वैलिडेशन, साइंटिफिक वैलिडेशन होना ही चाहिए। इसके ऊपर भी हमने लेबोरेटरीज की, नेशनल इंस्टीट्यूट के, आपने देखा ही सरता विहार में हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो एक एम्स के धरती पर एक इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बना दिया है। वहां रिसर्च चलता है, वहां पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वहां ओपीडी है, 200 बेड का हॉस्पिटल चला है। इस तरह के जो नेशनल इंस्टीट्यूट है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जैसे है, तो हर राज्यों में करने का हमारा इरादा है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसमें आज के जमाने में उससे बदल होना चाहिए। इंश्योरेंस, आयुर्वेदा में इंश्योरेंस को क्लेम करने का हमें मौका मिलना चाहिए, ये भी हमने किया। अभी कई मंत्रालय में, रेलवे मंत्रालय, वैद्य त्रिगुणा जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनका सपोर्ट हमें बहुत है। और हर मिनिस्ट्री में हम एमओयू करते हैं कि आयुष किस तरह से उनके मंत्रालय में, रेलवे मंत्रालय ने हमें अभी मौका दिया है कि उनके हॉस्पिटल में हमारा आयुष विंग वहां शुरू हो, और लेबर मंत्रालय में जो ईएसआई हॉस्पिटल है वहां भी। इस सब तरह से हम थोड़े थोड़े आगे जाते हैं। और कहने का मतलब है कि इसी तरह से हम पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अभी 11 राष्ट्रों में हमारा एमओयू हुआ है। 10 फॉरेन यूनिवर्सिटी में हमारी चेयर अभी पड़ा रही है। इस तरह से हम बाहर जाने की भी कोशिश, इस तरह से बहुत कुछ काम है। मैं अभी एक दम में बोल नहीं सकूंगा तो कभी मौका मिला तो मैं पूरा उसका ब्यौरा जो है, हमारी 4 साल की उपलब्धियां हैं, वो हम अभी उसका एक अंक निकाल रहे हैं, वो आपके हाथ में इसके बाद में दे देंगे। वैसे भी 4 साल की बात 40 साल में नहीं कही जा सकती, लेकिन आयुर्वेद की अगर बात की जाए या पुरानी पद्धतियों की अगर बात की जाए, तो भारत में कुछ वर्षों में एक अविश्वास बैठा। आज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले स्वतंत्रता के पिछले 40 साल बाद, पहले दादा नानी के नुस्खे चलते थे, ये सब चीजें चला करती थी, पारंपरिक योग वैद्य चलते थे, आचार्य चलते थे। लेकिन उसके बाद हो गया नीम हकीम खतराए जान। पता नहीं कहां से ये मशरूम जैसे इंस्टीट्यूट उगाए, ये थोड़े से भड़काते हुए विज्ञापन उठ के आ गए, और उन्होंने रिप्लेस कर दिया जो हमारा परंपरागत सिस्टम था। उसको तोड़ने के लिए मंत्रालय ने अभी तक क्या कदम उठाए? हमने सख्त कदम उठाए। जैसे कोई ऐसे
जो सचमुच वास्तव में जो कुछ नहीं हो रहा है उसके ऊपर हमारे मंत्रालय के ओर से हमने एक एजेंसी तय की है, राज्यों में एजेंसी तय है। ऐसे कुछ आएगा वो उसको उसके लॉ के जरिए उनको हम उसको बंद करते हैं, उसको शिक्षा भी करते हैं। तो हमारी यंत्रणा शुरू हो गई है ये सब करने के लिए। और ऐसे झूठे वादे या ऐसा कुछ बहुत कुछ पेपर में आता था, तो देखा था कि इस एक साल 1.5 साल में ऐसे वादे आपको नहीं मिलेंगे। मिनिस्ट्री एक्शन ले रही है, मिनिस्ट्री लगातार एक्शन ले रही है। और कौन सी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है जो इन लोगों पर कार्रवाई कर सकती है, अगर हम जिला लेवल पे बात करें या तहसील लेवल पे बात करें या बड़े शहरों में ही बात कर लें, बी काइंड ऑफ सिटीज, सी काइंड ऑफ सिटीज और ए काइंड ऑफ सिटीज में, तो कौन सी एजेंसीज हैं जो इन पर एक्शन ले सकती हैं? ये एजेंसी हमने राज्यों में भी बनाई है और हमारा जो CCR रिसर्च सेंटर है, हमारे जो CCRES बोलते हैं उसको, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये बाकी जो सभी जो काउंसिल है उसके ऊपर अमल करते हैं। अब अगर हम बात करें आयुर्वेद की या हमारी पुरानी पद्धतियों की, तो 5000 साल पुरानी है। महाभारत का युद्ध हुआ था, उस वक्त भी शल्य क्रिया हुई थी। चरक जो है वो सबसे पहले दुनिया के जो है ऐसे डॉक्टर माने जाते हैं जो ऑपरेशन किया करते थे। लेकिन क्या कारण आपको लगता है कि उस समय से लेकर अब तक हम पूरी दुनिया में इसको नहीं फैला पाए? इसके हिस्टोरिकल रीजंस क्या हैं आपकी दृष्टि में? कारण तो सामने एक ही दिखता है कि जब आक्रमक आए हिंदुस्तान में, उन्होंने हमारे ऊपर राज्य कर दिया और हमारा मेडिसिन नहीं, लेकिन जो अच्छी बातें थी, हमारी कल्चर हो, हमारी शिक्षा हो, इस सब के ऊपर वो उनका अपना जो पद्धति है वहां हमारे ऊपर लादने का प्रयास किया। और उस समय हम इतने ताकतवर नहीं थे, इसलिए तो पारतंत्र में गए ना। तो ये एक प्रमुख कारण है। और इसके बाद में जब हम स्वतंत्र हो गए, जो कुछ हमारा अच्छा था वो ठीक करने का प्रयास होना चाहिए था, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हुए। अब जब एक युद्ध स्तर पर इस पर काम शुरू हुआ है, तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इसका शोध का, क्योंकि हम अंग्रेजी मेडिसिन में देखते हैं कि रिसर्च जो है, शोध लगातार चलता रहता है। एक मेडिसिन आ जाएगी, उसके आगे की मेडिसिन पर रिसर्च होता रहेगा, उससे आगे की परिस्थितियों पर, उसके आगे की क्रियाओं पर रिसर्च होता रहेगा। इस तरह के प्रोसीजरल रिसर्च की शुरुआत क्या आयुर्वेद में हमने अभी फिलहाल कर दी है या बाकी पद्धतियों में? या बाकी सभी पद्धतियों में हमारी रिसर्च अच्छी तरह चल रही है। कम से कम हमारे आयुर्वेद के ही रिसर्च सेंटर जो है पूरे कम से कम 50 के आसपास हमारे रिसर्च सेंटर बने आयुर्वेदा के। बाकी पैथियों के भी रिसर्च सेंटर है। अच्छी लेबोरेटरी हम तैयार कर रहे हैं, अच्छी लेबोरेटरी भी है। जो हमारे जहां राज्य हमारे पास नहीं है, हम प्राइवेट इससे वो उसका कनेक्ट करके जो कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, रिसर्च का काम निरंतर शुरू है। अगर आयुर्वेद या बाकी पद्धतियों को पहुंचाना है तो सबसे अच्छी जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होगी जो छोटे छोटे गांवों में है। क्या सरकार की और आपकी योजना है कि आप उन प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक कैसे पहुंचे या राज्यों के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन करें? आयुष्मान भारत के जरिए आप तो जानते हैं 1,50,000 सेंटर अभी बनेंगे। ये तो विलेज उसका टारगेट है। अभी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमारी भी इच्छा है, लेकिन हम तो आयुष मंत्रालय तो अभी बच्चा ही है, 4 साल का भी बच्चा है, और इसीलिए हमने आयुष मिशन के जरिए एक स्कीम निकाली है कि हम अपने बलबूते पर वहां तक जा नहीं पाएंगे। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां एक को-लोकेशन स्कीम हमने की है। उसके जरिए हमारे आयुष का डॉक्टर उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वहां बैठेगा और लोगों का इलाज करेगा। ये अभी चल रहा है। हमारी इच्छा है कि हर गांव में हर प्राइमरी सेंटर हमारा आयुष मंत्रालय का अलग हो, इसके और हम जा रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी, गांवों में इनका असर बहुत ज्यादा दिखाई देता है और छोटी सी डिग्री लेकर, फर्जी डिग्री लेकर या कहीं से कुछ विषय पढ़कर लोग इलाज करना शुरू कर देते हैं। आपने कहा कि आपने उसके लिए सख्ती की है, लेकिन लोगों को कैसे पता हो कि ये सरकारी इंस्टीट्यूट का डॉक्टर है, ये सरकार से प्रमाणित डॉक्टर है,
इसके लिए जो विलेज लेवल पर आप लोकल प्राइवेट डिस्पेंसरीज खोलने के लिए भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? प्राइवेट डिस्पेंसरी इसलिए तो हमारे आयुर्वेदा के कम से कम 300 पौने 300 कॉलेज है, होम्योपैथी के 250 है, तो हम बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं गर्व से कहता हूं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो काम चलता है, या एलोपैथी डॉक्टर गांव तक पहुंचता ही नहीं, जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ज्यादा से ज्यादा आयुष के डॉक्टर काम कर रहे हैं। और जितनी संख्या हमारी बढ़ेगी और हम विलेज तक जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाएंगे, तभी ये जो कुछ चल रहा है, तो लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। हमारी परंपरा से जो वैद्य है उन्होंने भी अच्छा काम किया है, अच्छे और इनके ऊपर ही पूरा गांव चलता था। बिल्कुल। आज जो सर्टिफिकेशन मिला है उसको हम अच्छे तरीके से वो वहां तक जाना है। और हमने ये भी सोचा है कि उनके पास कई अच्छे फॉर्मूले भी है, जो वैसे सभी कोई बोगस ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे भी लोग हैं, उनके पास खाली सर्टिफिकेट नहीं है। ट्रेडिशनली उनके पिताजी, उनके दादाजी ये सब करते थे और ये लोगों की सेवा वहां करते थे। तो हमने अभी ये किया है कि हमारे काउंसिल से हमने किया है कि हर राज्य में हम जाएंगे, ऐसे लोगों को इकट्ठा करेंगे और इसका जो फॉर्मूला है वो हम रिकॉर्ड करेंगे और इसका रिसर्च करके यदि वो फॉर्मूला सही है तो उनको हम इजाजत देंगे, या फॉर्मूला हम लेंगे, उनको रॉयल्टी देंगे। इस तरह का काम हमने उनको भी समाविष्ट करने का काम किया। मतलब अगर आप रॉयल्टी दे रहे हैं तो ये उनके जीविका का या ये उनके कमाई का एक बड़ा साधन हो सकता है, बड़ा साधन हो सकता है। हम बात करें पेटेंट की, तो हमको ऐसा लगता है कि पेटेंट जैसे विषय पर हम बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। हम अखबार में खबर पढ़ते हैं कि हल्दी को किसी ने पेटेंट करा लिया, तुलसी को किसी ने पेटेंट करा लिया, अदरक के फायदों को किसी और ने देश ने पेटेंट करा लिया। तो इन पेटेंट की प्रक्रिया में हमने किस तरह से मजबूती हासिल की है? लानी है ये तो वही तो ना, हम तो जैसे कहा 4 साल में जो कुछ अपेक्षा है, अपेक्षा के अनुसार हमें आगे जाना पड़ेगा। और हर मेडिसिन का पेटेंट जो है हमें बनाना, निश्चित तौर से बनाना पड़ेगा और हम उसमें अग्रसर है। हमारे पेटेंट बन रहे हैं, हमारे कई प्राइवेट डॉक्टर है, आयुर्वेदा के डॉक्टर है, बाकी पैथी के, वो खुद अपना पेटेंट वो फॉरेन से भी, बाहर से भी करके लाते हैं। और हम भी यहाँ बड़े पैमाने पर हमने एक सजेशन दिया हुआ है कि एक बड़ी लेबोरेटरी जो फॉरेन में जो लेबोरेटरी है इसके मुकाबले में एक अच्छी हम यहाँ करेंगे कि किसी को भी हम चैलेंज कर पाएंगे। हमारे लेबोरेटरी में जो पेटेंट हुआ है वो आप कहीं भी ये कर सकते हैं। इस तरह का हमारा काम शुरू है और अब कई वक्त लगेगा, कई साल लगेंगे। दुनिया जब जानना चाहती है तो ये जरूर जानना चाहती है कि अमेरिका लंदन में हम पहुंच गए कि नहीं। तो वाकई अमेरिका लंदन तक हमारा आयुर्वेद या हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति जरूर क्या पहुंच चुकी है या नहीं? जरूर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि एक हमने कैंसर के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस ले ली थी। उस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में ली थी। उस कॉन्फ्रेंस में 15 साइंटिस्ट डॉक्टर की अमेरिका से आई हुई थी। तो वो 3 दिन उस कॉन्फ्रेंस में थे। 1 हफ्ते के अंदर उनका रिप्लाई आ गया कि आयुष में आपके साथ रिसर्च में हम आपके साथ जाने के लिए तैयार है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोग भी अभी हमारे पैथी को, आयुष को, आयुर्वेदा को अभी मानने लगे हैं। और इसलिए तो मैंने कहा कि 10, 11, 12 राष्ट्रों में हमारा एमओयू हुआ है। शेयर अभी मांग रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटी में हमको अपना आदमी भेज दो, हमें सिखाओ। इस तरह का माहौल आज बन रहा है और थोड़ी स्पीड से हमें जाना पड़ेगा। ये एक ऐसा वक्त है जब योग, आयुर्वेद या इसका बहुत अच्छे तरह से प्रचार हो चुका है, समाज के अंदर भी हो चुका है और लोग इसको वे ऑफ लाइफ मानने लगे हैं। आपको इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या इनिशिएटिव होंगे जो पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए हो? ये आपने मतलब जो टेक्निकल अवेयरनेस है उसकी बात तो हमने कर ली, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम क्या करेंगे? हमने शुरू किया हुआ है, जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, डिफेंस के कई इंस्टीट्यूशन है, बाकी मंत्रालय के जो इंस्टीट्यूशन है, बीएड है, उसमें तो अभी योगा की ट्रेनिंग, योगा का सब्जेक्ट उसमें गया है, वो ट्रेनिंग शुरू हुई है। हम चाहते हैं कि हर स्कूल में 5 साल के बच्चे को पकड़ के ऊपर तक सभी, यानी 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक हो जाए। इसका हमारा एचआरडी मिनिस्टर से काम चल रहा है और हम कहते हैं कि
5वीं कक्षा से थोड़ा सा लाइटली 12वीं तक जो है तो योगा या आयुर्वेदा का एक पाठ हो, ताकि इंट्रोडक्शन इसका हो, तभी बचपन में यदि रुचि पैदा होगी योगा की या इसकी, तो वो हम इसी तरह से अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। यही हमारा प्रयास है। हर गांव में जो हम चाहते हैं कि अभी आज तक हमने एक 100 सेंटर बना दिए योगा के, योगा पार्क। हम चाहते हैं अगले साल में और एक 150 या 200, हमारे जैसी हमारी फाइनेंशियल ताकत है उसके तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हर गांव में एक योगा पार्क होगा, हर स्कूल में योगा का एक हर क्लास में एक योगा का एक लेसन होगा। जो फिजिकल एजुकेशन पीरियड है उसमें हम मांगे कि उसमें आप योगा एडजस्ट करिए, ताकि वो बचपन से उसकी बच्चों को रुचि पैदा होगी और हर घर में इसी तरह से योग पहुंचेगा। हर घर घर तक योग पहुंचाने का काम हमारा जो अगला काम है, तो इस तरह से हम आगे जाना चाहते हैं। मतलब प्राथमिक और जो सेकेंडरी है उस एजुकेशन में आप आयुर्वेद और योग को शामिल करेंगे। जी, यानी स्कूली शिक्षा में भी अब योग और आयुर्वेद एक विषय होंगे, ये मान ले हम। तो डायरेक्ट हम कुछ करने से चले तो HRD मिनिस्ट्री है, जी बिल्कुल, उसके जरिए नोडल मिनिस्ट्री है, उसके जरिए से। हमारे ऑडियंस में आचार्य श्री बैठे हुए हैं। आचार्य श्री कई सारे आयुर्वेद के सेंटर चलाते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आचार्य श्री। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो है एक DMR एक्ट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, 1954 में बना था। वो इतना उसका दुरुपयोग होता है और उसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि उसकी वजह से जो बीमारियां उस टाइम ठीक नहीं हो सकती थी, आज भी आप उसको बोल नहीं सकते कि ठीक नहीं होंगी। जैसे डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, सबको पता लग गया, लेकिन आप ऐड नहीं कर सकते बिकॉज वो एक्ट बीच में आ जाता है। तो थोड़ा सा इस एक्ट पे जोर देना है। और दूसरा मेरा एक ये था कि जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है कि पूरे भारत में हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करेंगे लोगों के इलाज पे 5 लाख तक, तो उससे बहुत कम खर्चे में हम क्यों ना 5 या 6 रूल बना दें कि ये सब फॉलो करें, ताकि बीमार ही ना पड़े, मतलब हमें इलाज की जरूरत ना पड़े। बिकॉज आयुर्वेद में एक है धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यमल मूतमम, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष तभी मिलेगा जब जीवन आरोग्य में होगा, यानी कि बिना बीमारी वाला। हम इलाज तो बीमार होने के बाद कर रहे हैं ना, तो अगर हम पहले ही उनको ठीक कर लें बीमार होने से पहले, तो उस पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। थैंक यू। हमारी जो सिस्टम है जी, ये ट्रेडिशनल वे से चल रही है, और आयुर्वेदा का जो मुख्य लक्षण है, जो हम घर में जिस तरह से आयुर्वेदा का हम हमारे हर खाने में हर इसमें इसका जो यूज हो रहा है, ये प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव ही हमारा पहला लक्ष्य है, और इसलिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है। हम ये सब छोड़ के पिज्जा खाने लगे, उसमें से क्या मिलेगा? हम मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, जो हमारा जो खाने की जो पद्धति थी, इसके हम वो छोड़ के हम दूसरी इस पर चले गए। ये तो एक बात है। दूसरी बात आपने सही कही कि जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो लॉज अभी के लॉज है, यदि कुछ उसमें कोई त्रुटि होगी, निश्चित तौर से हम उसका सॉल्यूशन इसमें अमेंडमेंट और सख्त करने में निश्चित तौर से आगे जाएंगे। विज्ञापन वाली बात है, तो विज्ञापन वाली बात पे कई बार उठते हैं कि विज्ञापन सही है या गलत है, तो इसके प्रमाणित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने क्या किया है, उसी आचार्य श्री के सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि विज्ञापन से लोग प्रभावित होते हैं, लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। ऐसा जो विज्ञापन है जो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, या इसको कुछ आपको कुछ इसमें डुप्लीकेट लगेगा, तो जैसा हमारी सिस्टम है ना, उस सिस्टम से हमने तुरंत उसको नोटिस भेजते हैं और वो बंद करवाते हैं। ऐसा कोई अभी भी कुछ चलता हो, थोड़ा सा हमें बताने की कोशिश हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है तो हमें भेज दें, उसके ऊपर हम एक्शन ले लेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान जो है डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है। जिस तरह की पद्धति हमने अपना ली है, जिस तरह का सिस्टम अपना लिया है, आपने उसकी बात की। आपने एक कार्यक्रम शुरू किया मधु मेला का, तो मधु मेला का ये कॉन्सेप्ट क्या था और किस तरह से आपने डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने की शुरुआत की? आप जानते हैं डायबिटीज, मैं एक एग्जांपल देता हूं, डायबिटीज क्यों हो रही है, ज्यादा जो क्यों बढ़ रही है, जो हमारी लाइफस्टाइल जो है जिस तरह से हमने बदल दी है। पहले मैं जानता हूं कि पहले जो थोड़ा सा हार्ड वर्क हम सब करते थे, लेकिन आज के जमाने में हम वो नहीं करते। जो टॉक्सिन जो है, जब तक वो शरीर में रहेगा
तब तक वो हमको हानिकारक है। इससे डायबिटीज बाकी सब रोग बनेंगे। हमारे बहनों भी जितना पहले काम करती थी वो सब पानी खींचना, मसाला पीसना, कपड़े धोना, इससे वो इतनी स्वस्थ रहती थी। आज सब कुछ यहाँ बैठे बैठे डाइनिंग टेबल पर पानी आ जाता है, पानी निकालने का कोई काम नहीं बचा है। और इसके कारण आज जो ये बीमारी पैदा हुई है, इसके कारण है। तो कम से कम योगा या बाकी जो हमारे सामने जो चॉइसेस, कम से कम वो चलना चाहिए, टॉक्सिन तो जाना चाहिए। और इसलिए ये करने का काम, यदि हम डायबिटीज के रोगी न बने तो इसलिए तो कम से कम ये करना पड़ेगा, थोड़ा 1 किलोमीटर 2 मीटर चलना पड़ेगा। ये भी हम करने के लिए तैयार नहीं तो और क्या होगा। और इसलिए मैं सभी को अपील करता हूं कि अपना ये ठीक करने के लिए, ठीक रहने के लिए, आरोग्य ठीक रहने के लिए कुछ न कुछ शारीरिक एक्सरसाइज और बाकी सब कुछ हमें करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, ये प्रिवेंटिव होगा। यदि आप फिट रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, तो ऐसे रोग 10 कदम आपको लंबे ही रहेंगे। और इसलिए मैं सबको अपील करता हूं कि ये जो थोड़ा हार्डवर्क है, हार्डवर्क के बिना जो कुछ आज हमने सब इसका डायबिटीज का प्रोटोकॉल बनाया है, इसके मुताबिक थोड़ा सा हम व्यायाम करें, योगा करें, तो आप ठीक रह सकते हैं। यही तो प्रिवेंटिव काम है। चलिए, यही हमने दूसरा एक प्रयास भी किया है। हमने अभी एक 10 डिस्ट्रिक्ट, एक हमने NPCCD करके एक प्रोग्राम निकाला है, हेल्थ मिनिस्ट्री और आयुष मंत्रालय दोनों मिलके, कि हम 10 जिले हमने ले लिए है और पूरे डिस्ट्रिक्ट हम स्क्रीन कर रहे हैं। पूरे लोगों को हेल्थ सेंटर के द्वारा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि आपके लाइफस्टाइल थोड़ा बदलो, जिसको चाहिए। जो कोई क्रोनिक है उसको हम रिफर करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज में यदि हमको सब कुछ, यदि कुछ डिसीज मिले ना, वो तो क्योर करने में आसानी होती है। तो ये कार्यक्रम हमने 10 जिलों में लिया है, अभी उसकी रिपोर्ट आ जाएंगे। जैसा आपने कहा कि लास्ट ईयर हमने डायबिटीज के लिए डेडिकेट किया हुआ था, उसमें 2.5 लाख लोगों को हमने चेक किया और उसको लाइफस्टाइल बदलने की, डायबिटीज आगे न बढ़े, इसके लिए उपाय योजना दी, कई मेडिसिन भी दिया। इस तरह का हमने गए साल में प्रयास किया। एक चीज मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहता हूं कि डायबिटीज से जुड़ी हुई जितनी एडवांस मशीन्स हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है भारत में, जो इंपोर्ट की जाती है खासकर। तो ऐसा क्यों है कि अमेरिका या लंदन में उनकी कीमतें बहुत कम है और भारत में बहुत ज्यादा? तो इंपोर्ट ड्यूटी एक, आप सब जानते हैं, सभी को जब इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उससे वो महंगी बनती है। तो मेरा कहना है इस मशीन की जरूरत ही न पड़े। इसके लिए बिना मशीन जो कुछ हमारे सामने है, योग है, बाकी सब है, आहार है, विहार है, ये सब यदि हमने किया तो मेरे ख्याल से इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, हम यही सबसे अपील करते हैं कि आपकी सलाह को माने और पूरा देश में अगर कुछ लोग भी आपकी सलाह को मान लेंगे तो आज की शाम हमारी सफल हो जाएगी।